आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर हम सब इतना तो जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है, लेकिन इसके लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस की जानी है हमने इस पे भी चर्चाएं करी है। लेकिन अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल लगातार सुपर सुखोई का या सुखोई 30 MKI की अगर हम बात करें तो इसका जो बड़ा रेडार क्रॉस सेक्शन है ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बना रहा, क्योंकि ये अपने समय के हिसाब से तो काफी एडवांस था, लेकिन आज हमारे एनिमीज के पास भी काफी बड़े और पावरफुल रेडार सिस्टम आ चुके हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से इन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनको न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम है। और ऐसे में एक बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है, जहां पर सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट का रेडार क्रॉस सेक्शन कैसे कम करना है इसको लेकर के एक विशेष रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो कि रैम पेंट है इसको डेवलप किया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट की डिटेक्टिबिलिटी को काफी कम करेगा और वो एयरक्राफ्ट जो अभी तक एक रेडार मैग्नेट के जैसा था उसको एक घातक प्रेडेटर में बदल देगा, ताकि जब तक एनिमी इसको देख पाए ये अपना काम कर चुका हो। और ड्रामेटिकली अगर देखें तो ये एयरक्राफ्ट की जो कंटेस्टेड एयर स्पेस पे सर्वाइबिलिटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देगा और जो डीपर पेनिट्रेशन है एनिमी के स्पेस में घुस करके उसको भी ये काफी ज्यादा मजबूत करेगा। और चाइनीज एयर डिफेंसर्स को कैसे इवेड करना है इसके टैक्टिक्स भी बनाने में काफी मदद होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सुखोई 30 MKI का जो रेडार क्रॉस सेक्शन था ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब तो बना था। और इन सारे अपग्रेड्स के चलते जो सुपर सुखोई की टाइमलाइन है ये भली 2030 के दशक तक स्ट्रेच हो गई हो, लेकिन इतना तो हमें पता है कि आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में ये जो मॉडिफिकेशन है ये हमारी मदद करने वाले हैं और हम अपने फ्लैंकर को एक ऐसे फ्लाइंग टैंक में बदल देंगे जिसको देख पाना एनिमी के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन ये अपना काम तब तक कर चुका होगा। देखिए, रेडार क्रॉस सेक्शन की जब बात करें तो ये यहाँ पर बेसिकली एयरक्राफ्ट के रेडार सिग्नेचर को दर्शाता है, और जितना बड़ा एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर होगा उतना ही आसान ये एनिमी के रेडार के लिए डिटेक्ट करना इनको हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब इनका डिटेक्शन आसान होगा तो इनको मार गिराना भी काफी आसान होगा। हमने पहले भी कहा कि बड़ा रेडार क्रॉस सेक्शन निस्संदेह एयरक्राफ्ट की जो सर्वाइबिलिटी है उसको कम करता है। अब अगर आप एक बेस लाइन सुखोई 30 MKI को देखें तो इसकी जो एंगुलर कनार्ड्स हो गई, इसके अलावा इंजन इनटेक्स हो गए जो कि एक्सपोज्ड है, और वेपन पाइलन्स हो गए, इनके चलते इसका जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन बनता है टोटल वो 4 से लेकर 12 मीटर स्क्वायर का होता है, जो कि अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। और यही इसको एडवांस चाइनीज रेडार जैसे कि JY-27V उसके लिए एक फ्लाइंग डेक बना देगा या सिटिंग डेक बना देगा, सॉरी, यानी कि आसानी के साथ इनको मार गिराया जा सकता है, क्योंकि ये रेडार सिस्टम इस सुखोई 30 को बेसिकली 200 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर लेगा। अब इन कंट्रास्ट अगर आप स्टेल्थ फाइटर का रेडार क्रॉस सेक्शन देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें F-35 लाइटनिंग 2 की, तो इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है ये 0.001 से लेकर 0.1 मीटर स्क्वायर का होता है, यानी इनको डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है और काफी कम मौके मिलते हैं जब इनको डिटेक्ट किया जा सके। वहीं इसके तुलना में सुखोई 30 MKI का जो 4 से लेकर 12 मीटर स्क्वायर का रेडार क्रॉस सेक्शन है ये कितना बड़ा है अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन यहीं पर आता है रोल DRDO की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर का, जहां पर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो कि सुखोई 30 MKI को एक नया जीवन दे सकता है। दरअसल उन्होंने इस कोड को क्रैक कर लिया है और उन्होंने पॉलीयूरेथेन बेस्ड जो रैम पेंट है इसको विकसित किया है, जो कि मैग्नेटिक फंक्शनल फिलर्स के साथ इन्फ्यूज्ड है, और ये बेसिकली X बैंड और S बैंड के जो रेडार वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर चाहे वो -40 डिग्री की हिमालयन चिल्स हो या फिर +55 डिग्री का डेजर्ट की गर्मी हो, इस पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब ये अप्लाई किए जाते हैं तो जिन इलाकों में इनको अप्लाई किया गया है वहां का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना कम हो जाएगा, क्योंकि चाहे लीडिंग एजेस हो, कैनार्ड्स हो, पायलन फेयरिंग्स हो, इन सबको अगर हम भर भी देते हैं इस पेंट से तो भी लगभग कितना कम होगा, आप अनुमान लगाइए। चलिए हम बता देते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि सुखोई 30 MKI का प्रोटोटाइप जिसमें इनको यूज किया गया ट्रायल्स के दौरान, उसमें हमें 50 से लेकर 70% तक रेडार क्रॉस सेक्शन में कमी देखने को मिली। जी हाँ, आपने सही सुना, 50 से लेकर 70% तक जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसमें कमी देखने को मिली फ्रंटल एस्पेक्ट में, और वो सुखोई 30 MKI जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन 4 से लेकर 12 मीटर स्क्वायर का था, इसके बाद उसका रेडार क्रॉस सेक्शन 1 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर का ही बना। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के पैमाने पर इसको देखें तो ये कोई बहुत स्टेल्थी एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ
ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर जरूर काम कर रहा है, जहां पर इसने 75% तक जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम किया है। अब इसका फायदा ये हुआ कि एक समय जहां बेस लाइन सुखोई 30 को जो 200-300 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट किया जा सकता था, अब उसको डिटेक्ट करने की रेंज सिर्फ 100 से 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की ही बची है। यानी जब तक एनिमी के रडार सिस्टम इसको देखेंगे, सुखोई 30 MKI के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के जो शॉट्स हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 2 हो गई या फिर हमारे रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हो गई, तब तक वो अपना काम कर चुकी होंगी। और जाहिर सी बात है, इसमें और भारत के लिए बड़ी बात यह है कि भारत का जो विरूपाक्ष रेडार है, जिसमें हमें 1000 से ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, वो 400 किलोमीटर की जो डिटेक्शन रेंज है वो ऑफर करता है। यानी कि जब तक एनिमी के रडार सिस्टम सुखोई 30 MKI या सुपर सुखोई को देखेंगे, सुपर सुखोई ऑलरेडी अपना काम करके वापस लौट चुका होगा। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की 80% सुखोई 30 MKI की फ्लीट को ये अपग्रेड मिलने वाला है। और अगर ये अपग्रेड मिल जाता है तो सही मायने में हम ये कहेंगे कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही होगी। अब अपनी दूसरी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट 177S इंजन के बारे में। प्रोडक्ट 177S को लेकर के एक बार फिर से रूस ने अपनी जो बात है वो सामने रखी है। रूस ने कहा कि हम अभी भी इस इंजन को भारत को ऑफर कर रहे हैं, जहां पर भारत की शर्तें जो है वो हमारे तरफ से मानी गई हैं। देखिए, जेट इंजन को लेकर जब भी बात होती है तो भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बातें आगे तभी बढ़ेंगी जब बात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर होगी। अगर अगला देश या अगली कंपनी इसके लिए राजी है, तभी जो बातचीत है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर रोजवरोन एक्सपोर्ट ने कह दिया है कि हम भारत की रिक्वायरमेंट्स को मानने के लिए तैयार है। ये इंजन भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ ऑफर किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसको लेगा, क्योंकि अभी भी कुछ फैक्टर है जिनको कंसीडर करना भारत के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर भारत इस डील के लिए जाता है तो वो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कैसे करेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय जिस प्रकार भारत से चिढ़ा है वो भारत पर प्रतिबंध लगाने से पहले भी नहीं सोचेगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा और वो ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि रूस के साथ हम पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के केस पे हमने देखा कि पेमेंट करने में अच्छी खासी दिक्कतें भारत को आ रही थी। तो ऐसे में अब इस परिस्थिति में हम पेमेंट कैसे करेंगे, ये चीजें भी अभी सवालों के घेरे पर है। वहीं अगर हम प्रोडक्ट 177S की बात करें तो निसंदेह यह इंजन काफी कैपेबल है और अब तक के जितने इंजन भारत में प्रपोज किए गए उसमें सबसे पावरफुल भी यही है, जो कि 142 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इसकी प्राइसिंग काफी कम होगी, इसकी सर्विस लाइफ 6000 घंटे से ज्यादा की है। और बड़ी बात यह है कि अगर भविष्य में हम SU-57 फेलन को खरीदते हैं तो उसमें भी ये इंजन स्वैप किए जा सकते हैं। हालांकि भारत इन इंजन के साथ तो फेलन्स को नहीं खरीदेगा। भारत की नजरें अभी भी AL-51 पे टिकी हुई हैं, लेकिन जो भी हो, अंतिम निर्णय सरकार का ही है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।